भारत का संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है, ये आदिवासी समाज के अधिकारों की आवाज भी है। हमारे स्रोतों में से एक की ये पंक्ति मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत के लिए एक बिल्कुल सही शुरुआत है। आज अब एक ऐसे खास कानून की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए ही बनाया गया था। पेसा कानून 1996। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जो इस कानून को, इसके पीछे की सोच को और फिर जमीन पर इसकी असलियत को समझाते हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि पैसा आखिर है क्या, ये कागज पर इतना क्रांतिकारी क्यों लगता है, और फिर जमीन की हकीकत और कानून की किताब के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो पैसा को समझने से पहले मुझे लगता है उस जमीन को समझना जरूरी है जहां ये लागू होता है। ये अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरियाज आखिर हैं क्या? ये कोई आम प्रशासनिक इलाका तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं ज्योग्राफियाई सीमा नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र भारत के वो इलाके हैं जहां आदिवासी आबादी की बहुलता है। लेकिन बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं है, बात है एक खास जीवन शैली की, एक अलग सामाजिक ताने बने की, संस्कृति की। संविधान बनाने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन समुदायों की जो पहचान है, उनकी परंपराएं और सबसे बढ़कर प्रकृति के साथ उनका जो अटूट रिश्ता है, हाँ, खासकर उनकी जमीन। बिल्कुल उनकी जमीन, उसे बचाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जरूरत है। और इसीलिए संविधान की 5वीं अनुसूची बनाई गई और इन क्षेत्रों को उसके तहत रखा गया। आप इसे एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। संवैधानिक सुरक्षा कवच, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई बाद में बनाया गया नियम नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना का हिस्सा है। एक तरह की किलेबंदी जो ये सुनिश्चित करने के लिए की गई कि इन इलाकों की अपनी पहचान बाहरी दबाव में घुल मिलकर खत्म ना हो जाए। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, किलेबंदी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो इन समुदायों को बाहरी शोषण से बचाती है और उन्हें अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करती है। ये मानती है कि उनके अपने शासन करने के तरीके हैं, अपने न्याय के सिद्धांत हैं जो शायद हमारे शहरी सिस्टम से अलग हैं, लेकिन उतने ही वैध हैं। हाँ बिल्कुल, उतने ही वैध हैं। संविधान ने ये सुरक्षा कवच तो बना दिया, लेकिन कवच को जमीन पर असरदार बनाने के लिए एक हथियार भी चाहिए होगा। मुझे लगता है यहीं पर पेसा कानून की एंट्री होती है ना? बिल्कुल, अगर अनुसूचित क्षेत्र कवच है तो पेसा वो तलवार है जो उस कवच को असली ताकत देती है। पेसा का पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। नाम थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा और यूं कहिए क्रांतिकारी है। ये देश के बाकी हिस्सों में लागू पंचायती राज व्यवस्था को लेता है और उसे इन खास इलाकों के लिए बदल देता है। यह सत्ता के पिरामिड को एक तरह से उल्टा कर देता है और फिर गांवों तक पहुंचते हैं। पेसा इस बहाव को पलट देता है। ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सत्ता का केंद्र गांव होगा और विशेष रूप से ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा, हाँ, यानी गांव के सभी वयस्क मतदाता मिलकर जो तय करेंगे वही कानून होगा। ये सत्ता को राजधानी से निकालकर सीधे उन लोगों के हाथों में देता है जिनके जीवन पर उन फैसलों का सीधा असर पड़ता है। ठीक है, तो असली शक्ति ग्राम सभा के पास है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ऐसी बातें सिर्फ कागजी होती हैं। तो सवाल ये है कि पेसा ग्राम सभा को असल में कौन सी शक्तियां देता है? क्या ये सिर्फ सलाह देने वाली शक्तियां हैं या सच में कुछ कर दिखाने वाली? यही तो पेसा का दिल है। और नहीं, ये सिर्फ सलाहकारी शक्तियां बिल्कुल नहीं हैं। हमारे स्रोत इन अधिकारों को बहुत साफ तौर पर बताते हैं और हम उन्हें कुछ हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है संसाधनों पर नियंत्रण। रुकिए, यहीं पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जब हम कहते हैं संसाधनों पर नियंत्रण, तो इसका असल में जमीन पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गांव के जल, जंगल और जमीन पर पहला हक ग्राम सभा का होगा। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये आदिवासी जीवन के 3 स्तंभ हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाहर की कंपनी या ठेकेदार उस गांव के जंगल से लकड़ी काटना चाहता है या नदी से रेत निकालना चाहता है या जमीन के नीचे दबे खनिजों के लिए खनन करना चाहता है, तो उसे दिल्ली या राज्य की राजधानी से लाइसेंस लेने से पहले उस गांव की ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। अच्छा, उनकी हाँ के बिना कुछ नहीं हो सकता। वाह, एक गांव की सभा जिसमें शायद कुछ 100 लोग हैं, वो $1 अरब के माइनिंग प्रोजेक्ट को रोक सकती है। ये सिर्फ सलाह देना नहीं है, ये तो सीधे सीधे शासन करने की शक्ति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये शासन करने की शक्ति है।
और ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। दूसरी श्रेणी है आर्थिक नियंत्रण। पैसा ग्राम सभा को ये अधिकार भी देता है कि वो गांव में शराब की बिक्री को नियंत्रित करे या प्रतिबंधित कर सकें। अच्छा। हाँ, वे स्थानीय बाजारों का प्रबंधन कर सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि गांव में पैसा कहाँ से आएगा और कैसे खर्च होगा। ये उन्हें बाहरी साहूकारों और ठेकेदारों के शोषण से बचाता है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब गांव अपनी लोकल इकोनॉमी का मास्टर खुद बन सकता है। वो अपनी शर्तों पर विकास की रूपरेखा तय कर सकते हैं। हाँ, और ये हमें तीसरी श्रेणी पर लाता है, विकास और संस्कृति का अधिकार। गांव में स्कूल कहाँ बनेगा, तालाब कहाँ खुदेगा, किस योजना को लागू किया जाएगा, ये सब ग्राम सभा तय करेगी। और इसके साथ ही उन्हें अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों, अपनी आस्था और अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी अधिकारों को असली दांत देती है, और वो है निर्णायक शक्ति। और निर्णायक शक्ति, या जैसा कि हमारे नोट्स में लिखा है, एक तरह की वीटो पावर। ये तो बहुत बड़ा शब्द है। मतलब एक तरह से गांव की पंचायत अपने इलाके के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी शक्ति रखती है। आपकी तुलना थोड़ी बड़ी है, लेकिन भावना बिल्कुल सही है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, बिना ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, हाँ। अगर सरकार या कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन लेना चाहती है, तो उसके लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। अनिवार्य? ये कोई विकल्प नहीं है। अगर ग्राम सभा ना कहती है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। यही पेसा की असली ताकत है, जो उसे सिर्फ एक अच्छी नीति से उठाकर एक शक्तिशाली कानूनी हथियार बना देती है। सहमति अनिवार्य है, ये 3 शब्द सच में पूरे समीकरण को बदल देते हैं। ये सिर्फ भागीदारी नहीं, ये असल में सत्ता का हस्तांतरण है। तो अब सवाल उठता है कि देश के किन हिस्सों में ये शक्तिशाली ग्राम सभाएं काम कर रही हैं? पेसा उन सभी राज्यों में लागू होता है जहां 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। स्रोत के मुताबिक इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। और ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ राज्यों के नाम नहीं है। यह भारत का वो हिस्सा है जिसे हम देश का खनिज हृदय यानी मिनरल हार्टलैंड भी कहते हैं। सही बात है। देश का ज्यादातर कोयला, लोहा, बॉक्साइट इन्हीं इलाकों से आता है। मतलब ये कानून ठीक उन जगहों पर लागू होता है जहां विकास और आदिवासी अधिकारों के बीच टकराव की संभावना सबसे ज्यादा है। ये तो एक बहुत ही विस्फोटक समीकरण बन जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर पेसा की भूमिका एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान देने वाले तंत्र के रूप में और भी अहम हो जाती है। ठीक है, ये सब सुनने के बाद तो एक तस्वीर बनती है कि आदिवासी क्षेत्र भारत के सबसे शक्तिशाली और स्वायत्त इलाके होने चाहिए। एक संवैधानिक कवच, पेसा जैसा एक शक्तिशाली कानून और वीटो पावर तक। लेकिन हम सब जानते हैं कि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हम अक्सर संघर्ष, विस्थापन और शोषण की खबरें ही सुनते हैं। तो ये खाई कहाँ से आ रही है? कानून की किताब और जमीन की हकीकत में इतना फर्क क्यों है? और यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद और कह सकते हैं जटिल पहलू है। हमारे स्रोत बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि समस्या कानून में नहीं, बल्कि उसे लागू करने की नीयत और तरीके में है। पेसा के तहत ऐसे नियम बना देती हैं जो असल में ग्राम सभा की शक्तियों को कम कर देते हैं या उन्हें उलझा देते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? ये शक्तियों को कम करना असल में कैसा दिखता है? जरूर। मान लीजिए कानून कहता है कि खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। अब राज्य सरकार एक नियम बनाती है कि अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया को तेज और सरल किया जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा और विकास के हित में लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये तेज और सरल शब्द वीटो पावर को खत्म करने का एक चोर दरवाजा बन जाता है। अधिकारियों को ये बहाना मिल जाता है कि वे ग्राम सभा पर जल्दी फैसला लेने का दबाव डालें या उनकी असहमति को प्रक्रियागत उलझनों में फंसाकर नजरअंदाज कर दें। तो दिक्कत कानून में नहीं, बल्कि उस नियत में है जिसके साथ उसे लागू किया जाता है। एक तरह से सिस्टम खुद ही अपने बनाए कानून को बाईपास करने के तरीके ढूंढ लेता है। बिल्कुल। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और नौकरशाही की मानसिकता भी एक बड़ी बाधा है। वो दशकों से ऊपर से नीचे की ओर सत्ता चलाने के आदी हैं। उनके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल होता है कि गांव के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग विकास के इतने बड़े फैसलों पर अंतिम मोहर लगाएंगे।
और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण खुद समुदायों के बीच जागरूकता की भारी कमी है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान और पेसा ने उन्हें कितनी बड़ी ताकत दी है। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लगता है। एक तरफ शक्तिशाली कानून है और दूसरी तरफ उसे कमजोर करने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमारे स्रोत को इस समाधान भी सुझाते हैं? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि समाधान किसी नए कानून या बड़ी नीति में नहीं, बल्कि मौजूदा ढांचे को जमीन पर मजबूत करने में छिपा है। स्रोत मुख्य रूप से 3 बातें कहते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली है जागरूकता। लोगों को ये बताना होगा, उन्हें सिखाना होगा कि पेसा के तहत उनके अधिकार क्या हैं। उन्हें ये समझाना होगा कि ग्राम सभा कोई मामूली बैठक नहीं, बल्कि उनके इलाके की संसद है। जब तक लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, वे उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ज्ञान ही शक्ति है वाली बात। निश्चित रूप से। दूसरा समाधान है मजबूती। ग्राम सभा को खुद भी अंदर से मजबूत और सक्रिय बनना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साल में एक बार बैठक हो और कुछ कागजों पर दस्तखत हो जाए। नियमित बैठकें करनी होंगी, गांव के हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करनी होगी, महिलाओं और युवाओं को आगे लाना होगा और एकजुट होकर फैसले लेने होंगे। जब ग्राम सभा आंतरिक रूप से मजबूत होगी, तभी वो बाहरी दबाव का सामना कर पाएगी। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है आवाज उठाना। जब समुदाय जागरूक और संगठित हो जाएगा, तो उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। अगर कोई अधिकारी या कंपनी उनके अधिकारों का हनन कर रही है, तो उन्हें लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से उसका विरोध करना होगा। जानकारी के अधिकार RTI का इस्तेमाल करना होगा। जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सही है। स्रोत का निष्कर्ष बहुत साफ है। पेसा का असली मतलब तभी पूरा होगा जब ग्राम सभा खुद जागेगी, संगठित होगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। सरकारें या अधिकारी ये शक्ति उन्हें थाली में परोसकर नहीं देंगे। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने इस बात से शुरुआत की थी कि संविधान अधिकारों की आवाज है। पेसा को समझने के बाद ऐसा लगता है कि ये कानून गांव के स्तर पर उस आवाज के लिए एक माइक का काम करता है। ये उस आवाज को इतना बुलंद करता है कि उसे राजधानियों के बंद कमरों में भी सुना जा सके। यह एक बेहतरीन उपमा है, माइक जो आवाज को शक्ति देता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोत के अंतिम कथन में छिपी है। पैसा कोई एहसान नहीं, ये आदिवासी समाज का संवैधानिक अधिकार है। हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जब हम इसे एक अधिकार के रूप में देखते हैं, तो यह पूरी चर्चा किसी नीति या सरकार द्वारा दिए गए दान के दायरे से बाहर निकल जाती है। यह एक मौलिक और अटूट अधिकार बन जाता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे छीना नहीं जा सकता, सिर्फ हासिल किया जा सकता है और उसकी रक्षा की जा सकती है। ये बात पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरो देती है, अधिकार न कि एहसान। और स्रोत के अंत में दिए गए जय ग्राम सभा और जय संविधान के नारे सिर्फ नारे नहीं लगते, वे इसी भावना, इसी संघर्ष और इसी अधिकार की अभिव्यक्ति लगते हैं। इस पूरी चर्चा से श्रोताओं के लिए एक विचार उठता है। स्रोत में ग्राम सभा के स्थानीय संसाधनों, अर्थव्यवस्था और विकास पर नियंत्रण की बात की गई है। जरा सोचिए, अगर कोई ग्राम सभा पेसा के तहत अपनी सभी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू कर दे, तो वो अपने समुदाय के लिए विकास की परिभाषा को कैसे बदल सकती है? क्या इससे विकास का एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो हमारी मौजूदा मुख्यधारा की सोच, जिसमें बड़ी सड़कें, बड़ी फैक्ट्रियां ही विकास का पैमाना है, उससे बिल्कुल अलग हो? एक ऐसा विकास जो शायद सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़ों में नहीं, बल्कि जंगल के घनत्व, नदी के पानी की शुद्धता और समुदाय की सांस्कृतिक खुशहाली में नापा जाए। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक मॉडल मुमकिन है?